नमस्कार। जनसंज्ञान में आपका स्वागत है। मैं दिलबाग सिंह धनखड़। यह बिल्कुल एक कटु सत्य है कि समय बहुत तेजी से बदलता है और समय हमेशा कभी किसी का भी एक समान नहीं रहता। बिल्कुल ये कटु सत्य है और आप देख भी सकते हैं कि हमेशा कोई किसी का भी समय एक जैसा नहीं रहा है। उसके जीवन में हमेशा उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा आते हैं। कभी कोई अर्श पे होता है तो कभी कोई फर्श पे होता है। तो इसी के संदर्भ में आज हम बात करेंगे हमारे देश की जो 4 महिलाएं हैं, जिनका कि बहुत एक अपना एक समय में उनकी बहुत एक वजूद होता था, बड़ा उनका दबदबा होता था, बड़ी उनकी तूती बोलती थी और टॉप लेडीज़ में अगर उनका कहीं नाम गिना जाता था तो उनका नाम हमेशा सबसे पहले लिया जाता था। तो हमारे देश की राजनीति में खासकर इन 4 महिलाओं का बहुत ज़्यादा एक दबदबा रहा है। लेकिन अब जो है कि समय की जो चाल है उसके साथ धीरे धीरे इनकी जो एक वजूद था, जो इनका रुतबा था, वो बिल्कुल ख़त्म होने के कगार पे पहुंच चुका है। तो आज हम बात कर लेते हैं इन 4 जो हमारे देश की जो महिलाएं हैं उनके बारे में। सब प्रथम बात कर लेते हैं हम राबड़ी देवी की। राबड़ी देवी का किसी ज़माने में बिहार में ऐसी तूती बोलती थी, भारत सरकार में भी उनका इतना दखल होता था कि बहुत ज़्यादा। लालू के परिवार से है, लालू जी की पत्नी है वो, कि बिना चुनाव लड़े ही जब लालू जी जेल में गए तो उनके मुख्यमंत्री बना दिया। और ऐसा देश में पहली बार ऐसा एक घटना घटी कि किसी आदमी ने अपनी पत्नी को ही जेल में जाते वक्त मुख्यमंत्री बना दिया। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि किस तरह से उन्होंने बिहार में राज्य भी किया, जंगल राज्य चलाया, बिल्कुल एक तरफा उनकी चलती थी। और आज जो है बिहार के अंदर उनका जो एक राजनीतिक कद है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। आप देख चुके हैं कई सालों से उनकी सरकार जो है सत्ता से बाहर है। आरजेडी जो पार्टी है उनकी बिल्कुल वो ऐसे जीरो की कगार पे बिल्कुल पहुंच गई है। अब इस चुनाव में तो उनकी हालत इतनी ख़राब हो गई कि 25 सीटें आई, उसमें से भी कई विधायक उनके पार्टी छोड़ छोड़ कर चले गए। तो इस समय जो उनका एक राजनीतिक करियर है, हालांकि वो अपने पति के दम पर आई थी, उनका कोई ऐसा वजूद नहीं था, लेकिन फिर भी अब वो उनकी जो स्थिति है वो एक अपराधी की स्थिति बन चुकी है। यानी कि मुख्यमंत्री जो कभी रही हो किसी स्टेट की, आज वो अपराधी हैं। और जो अभी पीछे एक कांड हुआ था उनका, जो बिहार के अंदर नौकरी के बदले ज़मीन उनसे ले ली गई थी, उस केस में भी उनका उनकी पूरी फैमिली का नाम है और कभी भी उन पर कोर्ट की कार्रवाई हो सकती है और कभी भी उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। तो इस तरह से देखेंगे कि कभी जिस समय राबड़ी जी का पूरा एक जो उन्होंने कह दिया वो अटल सत्य होता था, खासकर बिहार में, आज उनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। ये सब समय का फेर है। समय के हिसाब से जो एक समय का जो पहिया चलता है वो अपने हिसाब से सबको मोड़ लेता है। तो अब हम बात कर लेते हैं दूसरी महिला की, महबूबा मुफ्ती की। महबूबा मुफ्ती का भी कभी जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ा एक रोल होता था, दबदबा होता था, लेकिन धीरे धीरे राजनीति का जो एक चक्र ऐसा चला कि उनकी भी राजनीति बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पे है। उनको भी वहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। हालांकि उन्होंने जब बीजेपी सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने धारा 370 हटाने की बात की थी तो उन्होंने काफ़ी जोश दिखाया था। अगर भाई धारा 370 हटाओगे तो यहाँ कोई तिरंगा पकड़ने वाला नहीं मिलेगा। लेकिन आप जान लीजिए इस धारा 370 से ही महबूबा का अंत बहुत जल्दी होने वाला है। उसका राजनीतिक अंत बहुत जल्दी होने वाला है और वो हो सकता है कि बहुत जल्दी ही सलाखों के पीछे भी होंगी। क्यों? क्योंकि उनकी बहन रूबिया जी को एक बार जो आतंकवादियों ने अरेस्ट कर लिया था, किडनैप कर लिया था, और उनके पिताजी मुफ्ती सईद जो उस टाइम के हमारे डिफेंस मिनिस्टर होते थे, उनसे उनकी बार्गेनिंग करने पर 6 आतंकवादियों को छोड़ दिया गया था। 35-36 साल पुरानी घटना है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। तो ये बिल्कुल टेंशन फ्री थे। हालांकि मुफ्ती सईद जो मर चुके हैं, उनकी जो बेटी वहाँ मुख्यमंत्री भी बनी, महबूबा मुफ्ती, और उन्होंने राज्य को पूरा भरपूर एंजॉय भी किया। लेकिन अब आप देखेंगे कि धीरे धीरे जब से धारा 370 हटी है, इनका जो राजनीतिक जो एक वर्चस्व था वो भी खत्म होने की कगार पे है। दूसरा, अब जब इसमें सीबीआई जब इन्वेस्टिगेशन कर रही है,
आतंकवादियों को एनआईए जब जांच चल रही है कि भाई इनकी जो बहन का अपहरण हुआ था उसमें कौन कौन आतंकवादी थे, किस किस का क्या योगदान था, तो जब इसकी घटना चल रही है तो इसमें अब गिरफ्तारियां शुरू हो गई है। हालांकि उनकी बहन जो इंग्लैंड में बैठी है वो सरकारी गवाह बन गई हैं, लेकिन अब जैसे जैसे उन जो पकड़े गए जो आतंकवादी पकड़े गए हैं, क्योंकि ये पीडीपी पार्टी जो हमेशा ही अलगाववादियों के समर्थन में रही है, यानी कि आप सोच सकते हैं जो पार्टी हमेशा अलगाववादियों के संगठन समर्थक में रही हो, वही अलगाववादी उनकी बहन बेटी को किडनैप कर रहे हैं। तो इसमें सीधी सीधी एक बहुत बड़ी चाल नजर आती है। बिल्कुल इसमें यह क्लियर है कि जो ये पीडीपी के जो नेता के उस टाइम बेटी को किडनैप किया, रूबिया सईद को, तो अब धीरे धीरे इसकी परतें खुलेंगी। आप सामने देख लेना कि इसमें जो इनका जो एक आतंकवादियों के साथ जो गठजोड़ है वो भी शायद क्लियर निकल के आ जाएगा। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि जैसे जैसे इसकी जांच आगे बढ़ेगी, महबूबा मुफ्ती की जो मुश्किलें हैं, परेशानी है, वो दिन पर दिन बढ़ेगी। यानी कि धारा 370 से हटने के बाद से वहाँ पर जो एक जांच का दायरा है बहुत बढ़ गया है, क्योंकि पुलिस पहले वहाँ कभी कोई कोऑपरेट नहीं करती थी। पुलिस वहाँ मुख्यमंत्री के ही कंट्रोल में होती थी, या तो जो अब्दुल्ला फैमिली मुख्यमंत्री होती थी या महबूबा मुफ्ती की फैमिली वहाँ मुख्यमंत्री होती थी। तो वहाँ जो है जो कि जेएंड की पुलिस है वो उनके कंट्रोल में रहती थी, और किसी तरह का कोई वहाँ किसी भी सरकारी जो केंद्रीय जांच एजेंसी को कोई सहयोग नहीं मिलता था। लेकिन धारा 370 हटने से वहाँ जो पूरा कंट्रोल है, पूरी पुलिस है, जो डायरेक्ट होम मिनिस्टर के अंदर आ गई है। अब आपको पता है होम मिनिस्टर कौन है। तो इनकी जब शिकंजा जब कसता जा रहा है, तो अब आप ये मान लीजिए कि ये शिकंजा बहुत जल्दी ही महबूबा मुफ्ती के गले तक भी पहुंचेगा, क्योंकि 6 आतंकवादियों को उस टाइम, बहुत खूंखार आतंकवादियों को रिहा किया गया था, उनकी जांच अभी तक नहीं हुई थी। अब जांच शुरू हो गई है और उसमें कुछ गिरफ्तारियां भी शुरू हो गई हैं। अब आने वाले समय में देखेंगे कि जो समय का जो पहिया है वो इन पर किस तरह की मार मारता है, और कैसे इनको आगे आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होंगी। अब तीसरी बात हम कर लेते हैं सोनिया गांधी की। सोनिया गांधी भी किसी समय में हमारे देश में जो एक प्रधानमंत्री ना होते हुए भी सुपर पीएम का तरह काम करती थी। यानी कि सोनिया गांधी ने जो कह दिया, समझ लो कि वो अटल है। उसको किसी भी कांग्रेसी नेता में, किसी भी ऑफिसर में, या किसी भी में कोई भारत के अंदर ऐसा कोई नहीं था जो उनकी बात को काट दे या उनका कहा पूरा ना हो। लेकिन आप देख रहे हैं कि 10-11 साल से जो उनका एक राजनीतिक वनवास शुरू हो चुका है 2014 से, उसके बाद से उनकी जो एक राजनीतिक जो स्थिति है वो दिन पर दिन कमज़ोर होती जा रही है। हालांकि राहुल काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, राहुल गांधी, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे और उल्टा कांग्रेस को गड्ढे में लिए जा रहे हैं। तो अब इस तरह से देखेंगे कि सोनिया गांधी की जो एक स्थिति थी, जो उनकी बिल्कुल कहते हैं कि जो उसने कह दिया जो अटल है, अब वो भी शिकंजे में आ चुकी हैं, जमानत पर वो हैं। नेशनल हेराल्ड का जो केस है वो डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने डाला था, उस केस में वो बुरी तरह से फंस चुकी हैं, जमानत पे हैं, और बहुत जल्दी उसका भी ट्रायल शुरू होने वाला है। यानी कि हो सकता है कि वो बहुत जल्दी सलाखों के पीछे भी हो। यानी कि समय का जो चक्र है वो सोनिया गांधी पर भी बहुत भारी पड़ रहा है, और आने वाले समय में इनके खिलाफ भी बहुत बड़ी जो एक जांच जो चल रही है वो सत्य साबित होगी। और वो जो जिन्होंने अभी तक देश को बहुत, इन्होंने एक जो तुष्टीकरण की राजनीति की, हालांकि तीनों जितने जो मैं चारों महिलाओं बोल रहा हूँ, उन चारों महिलाओं ने ही मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करके अपना वजूद पैदा किया और अपनी स्थिति मजबूत की। लेकिन धीरे 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 जैसे समाज में चेतना आ रही है, लोग जागरूक हो रहे हैं, खासकर हिंदू समाज में जब चेतना आ रही है, तो इनकी राजनीति खत्म होती नजर आ रही है। मैंने आपको राबड़ी देवी जी का बता दिया, वो भी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती थी। महबूबा मुफ्ती का तो क्लियर ही एजेंडा था कि वो तो अलगाववादी को, यानी कि देश के बिल्कुल खिलाफ ही सोचती थी हमेशा, और सोनिया गांधी का भी। तो इस तरह से देखेंगे इन तीनों महिलाओं का जो तुष्टीकरण की राजनीति थी, और चौथी जो महिला है ममता बनर्जी, उनकी भी तुष्टीकरण की राजनीति थी, जिससे कि अब इनका जो करियर है, राजनीतिक करियर, बिल्कुल खत्म होने के कगार पे पहुंच चुका है। अब हम चौथी बात कर लेते हैं ममता बनर्जी की। ममता बनर्जी का भी जब से बंगाल में एसआईआर लागू हुआ है, तब से उनकी भी दिन रात की नींद उड़ी हुई है। 2 जो ऐसे कानून पास हुए हैं, वक्फ बोर्ड
और एसआईआर, इसमें ममता बनर्जी चाह करके भी कुछ नहीं कर पा रही। हालांकि उन्होंने बहुत कोशिश की वक्फ बोर्ड के रजिस्ट्रेशन को रोकने के लिए, उन्होंने बोल भी दिया भाई हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, लेकिन अब उनको एटलीस्ट जो जो डेडलाइन थी उससे एक हफ्ते पहले उनको बोलना पड़ा भाई ये तो आपको वक्फ बोर्ड का रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा। यानी कि इस तरह से ममता बनर्जी के लिए बिल्कुल बंगाल के अंदर इधर खाई इधर कुआं ऐसी स्थिति बन गई है। अगर वो ज़्यादा इन मुद्दों के खिलाफ बोलती है तो हिंदू वोट कटता है, अगर इस मुद्दों पे वो कुछ कार्रवाई नहीं करती है तो उसका मुस्लिम वोट कटता है। यानी कि ममता बनर्जी ने एक जो ऐसा वहाँ सिस्टम बना रखा था, एक ऐसा एक शिकंजा अपना बनाया हुआ था कि कोई उनके खिलाफ बोल नहीं पाता था। अब इस एसआईआर से उनकी जो स्थिति है, क्योंकि बांग्लादेशी जितने भी हैं वो डर के मारे वहाँ से भाग रहे हैं। आपने काफ़ी मीडिया में, सोशल मीडिया में देखा होगा कैसे बांग्लादेशी बॉर्डरों पर पड़े हुए हैं, हजारों की तादाद में, 50-50 हज़ार, 1-1 लाख बांग्लादेशी बॉर्डर पे पड़े हुए कि हमें भाई बांग्लादेश में जाने दो। लेकिन अब उनकी ऐसी स्थिति देखने से ममता बनर्जी बुरी तरह से घबरा गई है कि उनके जो ये वोटर्स हैं जो फर्जी वोट डालते थे वो यहाँ से भाग रहे हैं, तो अब उनके आने वाले समय में क्या हाल होगा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो एसआईआर ने ममता बनर्जी की पूरी नींव हिला दी है। राजनीति का जो एक बहुत बड़ा जो एक चेंज वहाँ बंगाल में होने जा रहा है, ये भी ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ा एक राजनीतिक फेरबदल होगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो 4 जो महिलाएं थी, सुपर महिलाएं थी, जो पावरफुल महिलाएं थी, वो पावरलेस हो गई है। अब धीरे धीरे इनका जो एक राजनीतिक वजूद है वो बिल्कुल खत्म होने के कगार पे है। तो समय का जो एक पहिया है वो बिल्कुल सत्य है कि अपनी चाल वो चलता है और उठाता भी वही है और गिराता भी वही है। लेकिन कुछ जो राजनेताओं ने जो एक तुष्टीकरण की राजनीति जो अपनाई थी वही उनको लेके बैठ रहा है आज की डेट में। कि जैसे जैसे सोशल मीडिया पर एक चेतना जग रही है लोगों के अंदर, उनके जो दुष्कर्म निकल के आ रहे हैं, लोग उनके एंटी हो रहे हैं और उनको बिल्कुल राजनीति में पसंद ही नहीं कर रहे हैं। हालांकि बंगाल में थोड़ी सी स्थिति अभी हो सकता है ममता बनर्जी की मजबूत हो, लेकिन आने वाले समय में जैसे ही वहाँ भी चुनाव होगा, मार्च अप्रैल में वहाँ चुनाव है 2026 में, उससे पहले कुछ ना कुछ वहाँ इतना फेरबदल होगा कि लोग जो है, हालांकि फेरबदल अभी शुरू हो गया है। जो हुमायूं कबीर था उसने बाबरी मस्जिद की जो नींव रखी, उससे काफ़ी जो एक बंगाल के अंदर बहुत, एक बंगाल के अंदर क्या पूरे देश में ही ये एक ऐसी छवि बन गई इनकी, भाई ये तो बहुत गलत काम हुआ है, ममता बनर्जी को इसको रोकना चाहिए था। काफ़ी लोग इकट्ठे भी किए उसने, तो ममता बनर्जी ने उसको ना रोक करके एक ऐसा मैसेज देने की कोशिश की कि वो जो है कबीर के इसको मूव को समर्थन करती है। लेकिन उसके बाद ही वहाँ भी एक हिंदुओं का भी बहुत बड़ा एक प्रोग्राम हुआ और काफ़ी जो है 5-6 लाख की आबादी बताते हैं, पॉपुलेशन बताते हैं, भीड़ बताते हैं हमारी इकट्ठी हुई है। तो इससे जो बंगाल का जो एक माहौल है पूरा हिंदू मुस्लिम की उसमें बिल्कुल बढ़ता जा रहा है और इसका चुनाव में भी बहुत ज़्यादा असर होगा। क्योंकि चुनाव में जहाँ इस तरह का एक ध्रुवीकरण होता है वहाँ जो वोट होती है, वो वोट शेयर जो होता है बिल्कुल क्लियर हो जाता है, उसमें कुछ ज़्यादा किंतु परंतु वाला सिस्टम नहीं बनता है। और ममता बनर्जी ने हमेशा इन्हीं मुद्दों पर चुनाव भी लड़ा है। अब ममता बनर्जी की जो छवि है वो बिल्कुल हिंदू विरोधी वहाँ बिल्कुल शो हो चुकी है, बिल्कुल क्लियर हो चुकी है और लोग वहाँ की जनता भी अब मान चुकी है। क्योंकि जब भी चुनाव होते हैं और जहाँ से भी कुछ ममता बनर्जी के खिलाफ वोट पड़ जाते हैं तो वहाँ के लोगों के साथ हमेशा मार पिटाई झगड़ा होता रहता है। मुर्शिदाबाद में जहाँ पे नींव रखी गई है वहाँ पर भी पिछले 2-3 चुनाव के बाद हमेशा बहुत ज़्यादा झगड़ा होता था, बहुत हिंदुओं को वहाँ पीटा जाता था, भगाया जाता था, उनके मंदिर तोड़े जाते थे। तो इन सब चीज़ों से वहाँ के लोगों में काफ़ी रोष है। यानी कि फिर समय का पहिया, जैसे ममता बनर्जी जिन मुद्दों के खिलाफ होकर के आई थी वो अब उन्हीं मुद्दों को वो साथ लेके चल रही है। इसलिए जनता भी अब धीरे धीरे जैसे सीपीएम के खिलाफ हो गई थी ऐसे ही ममता बनर्जी के खिलाफ भी वहाँ की पब्लिक अब हो रही है। तो इस तरह से आपने देखा कि जो 4 जो हमारे देश की जो सुप्रीम महिलाएं थी, पावरफुल महिलाएं थी, उनकी जो पावर है वो खत्म हो चुकी है और राजनीति के जो एक चक्र में, समय के पहिए में के चक्र में वो ऐसी फंस चुकी है कि उनका जो जाना लगभग बिल्कुल तय है। तो राजनीति और समय ये बहुत एक दूसरे के आपस में ऐसे इनका संबंध होता है कि ये डेली डे बाय डे बदलते हैं। तो इसलिए कोई भी नहीं कह सकता कि राजनीति में क्या चीज़ बिल्कुल हमेशा स्थायी है, क्या चीज़ स्थायी नहीं है, कोई नहीं कह सकता। तो इस प्रकार जो आपने देखा कि जो हमारे जो देश की जो 4 जो महिलाएं थी उनका जो एक राजनीतिक करियर है वो बिल्कुल ख़त्म होने के कगार पे है।
तो आप देखेंगे आगे और भी ज़्यादा इनके साथ क्या क्या घटनाएं होती है, किस तरह से इनको मुसीबतें आती है, क्या क्या इनको दिक्कतें झेलनी पड़ती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो पर बने रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।